गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों का स्वागत है। आज 12 दिसंबर है और आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल एनालिसिस करेगा कि इंडिया की स्टॉक मार्केट कैसी रही। आज की मार्केट में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं। एक इवेंट हुआ है यूएस में, जहां पे उनकी सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा आया है हमारे पास, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले इंडिया का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा आया है। तो यहाँ आप लोगों के लिए सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन का डाटा है इंडिया का, वो कौन रिलीज करता है। वो आप ज़रूर लिख के बताइएगा और फिर मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने ध्यान से मेरे वीडियोस को सुनते हैं। तो चलिए आज की परफॉर्मेंस देखते हैं। निफ्टी डिक्लाइंड 93.10 पॉइंट्स टू एंड। ये एंड हुआ है आपका 24,548 -0.38%। आज डिक्रीज रही है। आज हम देखेंगे कि क्या कारण रहे हैं इस डिक्रीज के। ये देखिए, मॉर्निंग में हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे को फॉल किया, फॉल किया, फॉल किया और पूरा दिन ही फॉल करता रहा। यहाँ पे मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग इंडिया विक्स, जो हम हर रोज जिसको स्टडी करते हैं, आप ज़रूर देखें। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो निफ्टी है 24,500 से लेके 25,000 तक, इसके बीच में स्वर्ल करेगा। कल हम दोबारा देखेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस रहेगी। सेंसेक्स ये भी आज डिक्लाइन किया है, अप्रॉक्सीमेटली 0.29% के करीब ये डिक्लाइन किया। और इसके मैप को भी आप ध्यान से देखिए, ये भी शुरू से लेके लास्ट तक डिक्लाइन ही करता रहा। इट वॉज कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइन के पीछे के जो रीज़न है, लेकिन उससे पहले आज का जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट करना है, वो हमने करना है सीपीआई। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एवरी मंथ इसका डाटा रिलीज होता है और हम कंपेयर करते हैं। और सीपीआई बहुत सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। आप अपने घर में सुबह क्या खरीदते हैं? आप मिल्क लेते हैं, आप ब्रेड लेते हैं, आप वेजिटेबल लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, जो भी आप कंज्यूम करते हैं। ये बेसिक है। इसकी मैं एक बास्केट बना देता हूँ, आपकी बास्केट। एक आपकी बास्केट होगी। ये बास्केट मैं मान लेता हूँ कि जुलाई महीने में इस बास्केट की जो टोटल ये सामान आप घर में यूज़ करते हैं, उसका खर्चा है आपके पूरे महीने का, मान लीजिए 100 रुपये। सिंपल बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपये में कुछ नहीं आता आजकल। आपको अगर किचन चलाना है, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। ये डाटा इनके साथ मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, पर यही है जो है, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। 100 रुपीज़ आपका खर्चा आया। अगस्त मंथ में वही सामान आपको मिला 106 रुपए में। तो इन्फ्लेशन, कीमतें कितनी बढ़ी आपकी? 6% बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और सितंबर मंथ में कितना आया आपका? सितंबर महीने में आपका 110 रुपए है, मान लीजिए। तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे 106 से 110, तो मीनिंग इन्फ्लेशन कम हुई इन महीनों में। 100 से नहीं करेंगे। दो बैक टू बैक मंथ हैं, दो बैक टू बैक मंथ हैं, उनमें करते हैं, क्वार्टर में करते हैं हम, हाफ ईयरली में करते हैं हम, और ईयरली टू ईयरली करते हैं। अभी हम करेंगे मंथ टू मंथ, कि जो पिछले महीने में, पिछले महीना कौन सा गया, जो नवंबर महीने का डाटा है, वो अक्टूबर के कंपैरिजन में कितना है, उस महंगाई को हम आपस में कंपेयर करेंगे। और वो डाटा दोनों यूएस का भी यहाँ पे आया है और इंडिया का भी आया है।
अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे, ये देखिए आप, कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स जो भारत का है, वो आया 5.48%। 5.4 कौन से महीने के लिए? नवंबर के लिए। और अक्टूबर में कितना था ये? अक्टूबर जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे, उसमें कितना था? 6.2। तो हुआ क्या है? अब डिक्रीज़ हुआ ना ये अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर से जब हम आएँगे तो इसमें डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़, देयर इज़ अ डिक्रीज़। अब इसको मैं अगर आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूँ, ये है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन सीपीआई। यहाँ से आपको 2 चीज़ें ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिए। कंबाइंड जो है वो 5.48, और पहले कितना था अक्टूबर में? ये ब्लू वाला जो अक्टूबर है, इट वाज़ 6.21। तो ये तो हुआ है डिक्रीज़। लेकिन इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। जैसा आपको पता है, इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू अर्बन एंड रूरल, और हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? यहाँ रूरल में रहती है। हिंदुस्तान जो है वो रूरल में ज़्यादा बसता है। रूरल में देखिए आप, इन्फ्लेशन 5.95 है और 6.68 थी उससे पहले। रूरल इंडिया जो पहले से गरीब है, वहाँ पे उतना कम नहीं हुआ है जितना अर्बन में हुआ है। अर्बन में 4.83। इसका मतलब पता क्या हुआ? अब इसको मैं थोड़ा-सा, इन दोनों डेटा को, रूरल अर्बन को यहाँ पे आपको समझाता हूँ। रूरल इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल रूरल इंडिया से आती है ना? मीनिंग वेजिटेबल का प्राइसेस जो है, वो उतने वहाँ पे फार्मर को नहीं मिल रहे हैं। और फार्मर यूज़ क्या कर रहा है? फार्मर जैसे मान लीजिए ऑयल यूज़ कर रहा है या सोप यूज़ कर रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उसको कॉस्टली मिल रही हैं। और जो वो वेजिटेबल उगा रहा है, वो वेजिटेबल अर्बन इंडिया में उनको सस्ती मिल रही हैं, इसलिए उनका इन्फ्लेशन का डाटा कम आ रहा है। मीनिंग महँगाई शहरों में कम है, और महँगाई जो सीपीआई बास्केट है, खाने-पीने की चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, और सब कुछ मिला के बात नहीं हो रही है। कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स मीनिंग खाने-पीने की चीज़ें अर्बन इंडिया में सस्ती हैं और खाने-पीने की चीज़ें रूरल इंडिया में महँगी हैं। क्या विडंबना है! जहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम अर्बन इंडिया में ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप उनको खाने की चीज़ें सस्ती दे रहे हैं। और जहाँ रूरल इंडिया में पर कैपिटा इनकम क्या होती है? कम होती है, वहाँ पे आप उनको इन्फ्लेशन और सीपीआई ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए, तो आपने कभी भी कोई डेटा आपके पास आए, तो उसको एट द फेस ऑफ इट नहीं लेना है। आपने उसकी डिटेल में एनालिसिस करना है, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3 कॉन्सेप्ट, जो सीपीआई है, सीपीआई के इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सीपीआई सीपीआई को लेंगे हम 2 कंपोनेंट्स में, एक लेंगे हम यूएसए का, एक हम लेंगे इंडिया का। फिर इसको हम लिंक करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। फिर मैं इसको लिंक करूँगा नैस्डैक के साथ, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडेक्स है। फिर मैं इसको लिंक करूँगा निफ्टी आईटी के साथ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं, वो क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसीलिए मैंने इसको आज बनाया हुआ है। तो आइए आप ये देखिए, एक्सपेक्टेड डिक्रीज थी वेजिटेबल प्राइसेस एंड इम्प्रूव्ड रबी क्रॉप सोइंग। अब इसमें क्या है, अगर ज्यादा क्रॉप हमने बीजी है तो ज्यादा ही वहां पे प्रोडक्शन होगी। प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर जो अगर मैं थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाऊं तो ज्यादा ही होगा। तो ज़्यादा होगा तो उसके प्राइसेस कम होंगे, वेजिटेबल प्राइसेस डिक्रीज़ किए हैं। तो इन ये दोनों मेन रीज़न रहे हैं। और एलिवेटेड वेजिटेबल एंड फूड प्राइसेस केप्ट इन्फ्लेशन अबव
अब भी वो कह रहे हैं कि जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं वो ऊपर हैं, इसलिए इन्फ्लेशन 5% से ऊपर है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का जो टारगेट है, अभी तो उन्होंने टारगेट 4.8% दिया कि इस साल जो है, किस साल 2024 और 25 में इन्फ्लेशन 4.5 रहेगी, लेकिन उनका जो फंडामेंटल रूल है कि 4% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। वो तो आइडियल कंडीशन है ना, वो उनकी पूरी कभी होती नहीं है वैसे। तो ये मान रहे हैं कि 5% से ज़्यादा है, मतलब अभी वेजिटेबल को और सस्ता करेंगे, मतलब किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट इज़ डाइकोटोमी ऑफ कैपिटलिज्म। बार्कलेस जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने बोला है कि इकोनॉमिक मोमेंटम है वो बढ़ेगा और इन्फ्लेशन कम होगी। यही रीज़न है रेट कट होने का। और उन्होंने फर्दर बोला है 25 बेसिक पॉइंट ये सीआरआर रेपो रेट रेपो रेट कम होगा कब? फ़रवरी 25 में। ये इनका गेस है जो बार्कले ने अपनी स्टडी के बेस के ऊपर फाइंड आउट किया है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये देखिए आप, अब साथ में एक और डेटा भी हमारे पास आया है। हमारे पास जो डेटा है, वो आया है जो जिसका एनालिसिस हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैंने किया है, और इसका एनालिसिस है सीपीआई इंडिया का। इंडिया का जो सीपीआई डाटा है, इंडिया का सीपीआई डाटा, क्योंकि इंडिया में महँगाई बहुत ज़्यादा है। इ इंडिया का तो हम ऊपर कर आए, यूएस का यहाँ पे देखिए, फ़ोरकास्ट था 2.7 का, आया कितना? 2.7, और पिछले मंथ में कितना था? 2.6। तो जितना ऑलमोस्ट उसी रेंज में इन्फ्लेशन है, तो अब जो फेडरल रिज़र्व है, जिसके पॉवेल जी हेड है यूएस में, ये श्योर है 99% एक्सपर्ट्स, एक पोल हुआ है, रॉयटर्स ने और ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे करवाया है, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं न्यूयॉर्क में, उनसे कि कितने लोगों को लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम किए जाएँगे। 99% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो कब हो रही है इनकी मीटिंग? दिसंबर 17 और 18 को, उसमें इंटरेस्ट रेट कम किए जाएँगे। इसकी इसको बोला जा रहा है, और ये डिपेंड कर रहा था सीपीआई का जो डाटा है, यूएस कंज्यूमर प्राइस का जो डाटा है, वो डाटा कैसा रहेगा? तो वो डाटा जैसा फ़ोरकास्ट था, एक्चुअल भी बिल्कुल वैसा ही आया। तो मीनिंग इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावनाएँ बहुत हाई है। ये देखिए आप, ये जो अमेरिकन चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, ये देखिए आप, अग ये आता है सितंबर में, ये आता है आपका अक्टूबर में, ये देखिए इस रेंज में, और अल्टीमेटली ये नवंबर है, तो ये नवंबर का डाटा आता है यहाँ पे, ये देखिए आप 2.6, 2.8, और ये पॉइंट क्या हुआ? 2.7। तो ये इस चार्ट के ऊपर, ये यूएसए का चार्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, क्योंकि हम अमेरिका का चार्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका में ही फेडरल रिज़र्व है, वहीं से एफआईआईज़ आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1/4 इन्वेस्टमेंट भारत में इनकी है, एफआईआईज़ की। तो इनका बिहेवियर डिपेंड करेगा यूएस फेडरल रिज़र्व के ऊपर, और यूएस फेडरल रिज़र्व डिपेंड करेगा यहाँ किसके ऊपर? सीपीआई डाटा के ऊपर। और इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर हुआ? ये देखो, ये जो गेस वर्क किया हुआ था ना उन्होंने, वो जो एक्सपर्ट हैं यूएस में, उनके गेस वर्क के अकॉर्डिंगली मार्केट ने, जिसको क्या कहते हैं, मार्केट वक़्त से पहले ही किसी चीज़ को मूव कर लेती है। इसको कहते हैं फैक्टर इन करना। अब डाटा तो आज आया, ये पिछले कल का चार्ट है, ये देखिए दिसंबर 11 का। तो मार्केट को पहले ही अंदाज़ा था, और आप देखिए जैसे बूम करके मार्केट उठती है और बूम करके बनी रहती है। ये नैस्डैक ऊपर उठा, और नैस्डैक ऊपर उठा, तो ये देखिए भारत का आईटी इंडेक्स, एक वक़्त तो ये बहुत हाई चला गया था, उसके बावजूद भी जहाँ से ये शुरू हुआ, वहाँ से ये ऊपर ही गया।
ये आईटी इंडेक्स आज, क्योंकि बाकी ब्रॉड मार्केट क्या थी, निफ्टी, सेंसेक्स, ये क्या थी, डाउन, ऑयल सेक्टर डाउन, एफएमसीजी डाउन, तो ये सारे सेक्टर, बैंकिंग डाउन। एक सेक्टर जो आउट परफॉर्मिंग में था वो कौन था, निफ्टी आईटी। क्यों? क्योंकि भारत की जो आईटी कंपनीज हैं वो सारी आईटी कंपनीज, उनका बेसिकली अर्निंग पॉइंट है अमेरिका, और अमेरिका में रुपी कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो इनको बेनिफिट है। वहाँ पे रेट कट है तो इनको बेनिफिट है। तो ये देखिए आप, आईटी कंपनी विच अर्न अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम यूएस क्लोज्ड हायर ड्यू टू इनलाइन इन्फ्लेशन डाटा। इनलाइन का मतलब क्या हुआ, 2.7 सोचा था, 2.7 ही आ गया, तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया इन्होंने, इनलाइन। अब इससे गारंटी क्या है, फेडरल रिजर्व कट करेगा इंटरेस्ट रेट। कब? 17 और 18 को जब मीटिंग है, कब? दिसंबर, इसी मंथ जो मीटिंग है। आउटलुक फॉर फर्म डॉलर डोमिनेटेड रेवेन्यू, इसका मीनिंग पता क्या हुआ, डॉलर डोमिनेटेड रेवेन्यू, कि हमारी कंपनी जो अमेरिका में काम करती हैं उनको डॉलर में पेमेंट होगी, और रुपी पहले 80 रुपए था, तो $1 का उन कंपनीज को 80 मिलेगा, लेकिन अब जो डॉलर है वो हो गया है 84 रुपीस। तो अब हमारी आईटी कंपनीज को पैसे क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, तो इसीलिए भी ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहा है इनका स्टॉक। ऑयल एंड गैस इंडेक्स ड्रॉप्ड कितना, 1%, और इस ड्रॉप के पीछे के जो रीजंस हैं, रीजंस, ऑयल क्यों ड्रॉप कर रहा है इसके, और एफएमसीजी इंडेक्स ये भी 1%। एफएमसीजी के ड्रॉप करने का जो रीजन है, ऑयल के ऊपर तो मैं आता हूं मुड़ के, अभी अभी मैक्यूरी की एक रिपोर्ट आई है। मैक्यूरी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, इसने रिपोर्ट दी है कि कंज्यूमर डाउन रहेगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो कंज्यूमर का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा नहीं है इस साल। तो जो लोग कंज्यूमर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हर स्टॉक को ध्यान से देखें, क्योंकि मैक्यूरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और आज के जो अ, बहुत बड़े, जिसको कहते हैं पूरा अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप ने आज, अदानी ग्रुप जो है आज बहुत मैसिवली राइज किया। रीजन, लोग रीजन दे रहे हैं कि अदानी ग्रीन ने अपना कोई प्लांट ऑपरेशनलाइज किया, ये इसका मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन इसका इसलिए है, एफबीआई का जो चेयरमैन है यूएस में, जो आजकल जो बाइडेन ने अपॉइंट किया था, उसने रिजाइन कर दिया है, ही रिजाइन्ड। और जो न्यू एफबीआई का चेयरमैन अपॉइंट हुआ है उसका नाम है काश पटेल, ही इज फ्रॉम गुजरात, उनके जो बेसिक रूट्स हैं वो गुजरात में हैं। तो अमेरिका में, क्योंकि अदानी के ऊपर जो केस किया, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस केस के ऊपर पूरा का पूरा, वहाँ जो अटॉर्नी सिस्टम है अमेरिका में, ये आप याद रखिए, वो अटॉर्नी सिस्टम हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि जजेस जो है वो सेलेक्ट होंगे, अटॉर्नी प्रॉपरली सेलेक्ट किए जाएंगे। उनका अटॉर्नी सिस्टम पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। आई एम नॉट डिफेंडिंग अदानी, ना मेरा कोई इरादा है उनको डिफेंड करने का। वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज था। तो अब क्योंकि काश पटेल एफबीआई के चेयरमैन आए हैं, तो मार्केट की जो पार्टिसिपेंट है ना, जो अदानी ग्रुप में जो लोग अपने हाथ जला के बैठे हैं या बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, उनको लग रहा है कि वो केस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो इसीलिए आज सारे अदानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं, वो एक महान स्पीड के साथ बढ़ रहे थे। अदानी एंटरप्राइजेस 1.90, लेकिन अदानी ग्रीन 5% से ऊपर। लेकिन अदानी ग्रीन क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है, और अभी हम किन स्टॉक को पढ़ रहे हैं, निफ्टी 50 में, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। इंडस बैंक जो बड़े टाइम के, जब पूरा बैंकिंग गिर रहा है तो इंडस बैंक ऊपर को जाता है। अदानी पोर्ट, ये देखिए 5 में से 2 बढ़ने वाले कौन है, अदानी ग्रुप के। रीजन मैंने आपको बता दिया। टेक महिंद्रा, क्योंकि आईटी इंडेक्स बड़ा है, टेक महिंद्रा का एक्सपोजर है उसमें, तो ये रीजन है। एनटीपीसी, ये देखिए कोल, बीपीसीएल, एनर्जी के स्टॉक आज डिक्रीज किए हैं, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हैं
ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर मैंने ये जो यहाँ पे कंपनीज़ लिखी हैं लगभग सब पे मैंने वीडियो बनाए हैं, जब भी मैं पब्लिश करूँगा ज़रूर देखिएगा। अदानी ग्रीन परफॉर्मेंस 6%, 6% अदानी ग्रीन ऊपर गया। रीज़न मैंने आपको बता दिया। एक इन्होंने यहाँ बोला कि 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में लगाया इन्होंने, ये कारण रहा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण अमेरिका में एफबीआई का चेयरमैन चेंज होना भी है। और रिन्यूएबल एनर्जी की इनकी कैपेसिटी ये देखिए, वूमिंग 11,000 मेगावाट, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और ग्रीन एनर्जी ही भारत का भविष्य है, क्योंकि हम 98% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, डॉलर्स खर्च करते हैं हम वहाँ पे। अगर हम अपनी एनर्जी पैदा करें तो वो पैसा हम हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं लूँगा एट लेंथ, और आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से एन्जॉय करेंगे, दैट आई नो। अदानी ग्रीन ये देखिए, आप ज़ूम करके यहाँ से वहाँ तक गया। अदर वारी एनर्जी, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वारी एनर्जी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया हुआ है। आप इसको ज़रूर देखिएगा, कितनी शानदार कंपनी है। हिटाची और टोरेंट पावर, इन सब ने पॉजिटिव आउटलुक दी है। वारी एनर्जी इसलिए दी है क्योंकि इन्होंने 170 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में मिला इनको। 1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर, 1 गीगावाट। तो आप देखिए कितनी शानदार कंपनी है ये, जिसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पे। अब आगे आप देखिए, इसीलिए इसका शेयर आया और आज दिन में ऊपर को बढ़ा। हाँ, आज हमने क्रूड ऑयल के ऊपर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लगभग अनचेंज्ड रहे। ये आप यहाँ पे इसके ग्राफ को देखिए। अनचेंज्ड रहने का जो कारण है इसके, हल्का-सा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। वीक डिमांड रही है इसकी, क्योंकि यूएस ने गैसोलीन की जो इन्वेंटरी है वो बढ़ा दी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अमेरिका दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल में से एक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, टॉप 5 के अंदर है ये, जो ऑयल प्रोड्यूसर है। इसने अपनी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, और जो डिमांड है, वो डिमांड उतनी हाई नहीं है जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की है यहाँ पे। और एक जो हल्का-सा इम्पैक्ट है, यूरोपियन यूनियन एडिशनल सैंक्शन लगाने वाली है रशियन ऑयल के ऊपर। इसको मैं ज़रूर पढ़ूँगा टॉपिक को, क्योंकि हो ये रहा है। यहाँ पे ऑयल में मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है कहाँ से? रशिया से। और कौन-सा वाला ऑयल करता है? क्रूड ऑयल। रशिया से लिया, इंडिया ने इसको रिफाइन किया, रिफाइन कर दिया इंडिया ने। रिफाइनिंग के बाद ये जो ऑयल है, इसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है कहाँ को? एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को। तो मतलब रशिया से सीधा ईयू नहीं जाता, रशिया से पहले इंडिया आएगा, इंडिया से फिर ये यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जाता है। यूरोपियन यूनियन फर्दर सैंक्शन के बारे में प्लान कर रहा है। तो ये जो डिटेल आएगी, इस डिटेल को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जब भी ये डिटेल आएगी। क्रूड फ्यूचर 0.26 बिल्कुल 1% का 1/4 राइज़ किया $70 के ऊपर। और ये आप देखिए यहाँ पे $70 के ऊपर क्रूड जो है पहुँचा है। अब जो मैंने आपको करवाना है, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है हर रोज़ का, दैट इज़ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स डिक्लाइन किया 13.19। ये देखिए आप ज़रा, ये देखिए इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स डिक्लाइन करके यहाँ पे आया है 13.19। तो मैंने आपको क्या बोला है? बिलो 15, लो वोलेटिलिटी। इसका मीनिंग है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसने इसी रेंज में रहना है, 24,500 से लेके 25,000 के बीच में। ये ऐसा डेटा बता रहा है, और वो डेटा कहाँ रिफ्लेक्ट होता है?
विक्स के अंदर, और विक्स को कहते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो मैं आपको रोज एक्सप्लेन करता हूँ। खैर, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स। ट्रेडिंग के बारे में आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर कभी ट्रेडिंग का अगर मैंने चैनल बनाया तो डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा कि वोलेटिलिटी से कैसे प्ले किया जाता है। बट अभी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आप अपने हाथ ज़रूर जलाएँगे। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस दोनों डिक्लाइन, हर जगह डिक्लाइन थी आज, हर जगह, एक्सेप्ट निफ्टी आईटी को छोड़ के, और उसके कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो ये देखिए, ये भी धड़ाम से नीचे गिरा आज। और अब हम क्लोज करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा किया हमने डिस्कस? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कहाँ का किया हम? नंबर 1 के ऊपर यूएसए का, नंबर 2 के ऊपर कहाँ का किया हमने? इंडिया का। और इसमें हमने फर्दर क्या किया? इनको, इसका लिंक किसके साथ किया? इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट के साथ। और कहाँ पे? फेडरल रिजर्व के साथ। और हमारी इन्फ्लेशन हाई थी, इसलिए इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई है, इसकी जो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने एक्सप्लेन की थी, इसलिए इसने कम नहीं किए थे, क्योंकि इनको डाउट था हमारी इन्फ्लेशन 5% से कम नहीं आएगी। क्योंकि वो वीडियो आप ज़रूर मेरा, जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन की है, एमपीसी एक्सप्लेन की है, वो भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर उसको देखिए। आज हम क्लोज करते हैं, जो हर रोज हम कोट के साथ अपना ये वीडियो क्लोज करते हैं, ताकि मैं आपको इंस्पायर कर सकूं कि वेल्थ मैनेजमेंट कैसे की जाती है। यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का कोट है ये, रिमेंबर दैट स्टॉक मार्केट इज अ मैनियक डिप्रेसिव। मैनिक को तो बहुत दिमाग खराब कर देने वाली, डिप्रेसिव एकदम फ्रस्ट्रेटिंग, डिप्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटिंग। अब ये किसके लिए होती है? आप लोगों ने याद रखना, जो ट्रेडिंग वाली गैंग है ना, वो ट्रेडिंग वाली गैंग यही है, वो को 20 से 30 साल अपनी ज़िंदगी के वैसे ही ख़त्म कर लेते हैं। अब उन्होंने इसको आपको याद करवाया है, स्टॉक मार्केट इज़ मैनियक एंड डिप्रेसिव। आप रोज़ उसको देखते रहेंगे ना, आप डिप्रेस हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्विंग्स आते हैं। फ्रॉम डे टू डे ऑन द स्मॉलेस्ट न्यूज़, एक मार्केट गिरती है, पता ही नहीं चलता कि आज मार्केट गिरी क्यों? एक स्मॉलेस्ट कोई न्यूज़ होगी, उसपे उसने रिएक्ट कर दिया होगा, जिस पे रिएक्ट करना बनता भी नहीं है स्टॉक मार्केट का। रैली एंड क्रैशेस ऑन सेंटीमेंट, और मार्केट किसके, और ये जो लाइन है ना, दूसरे वाली लाइन, ये परफेक्ट है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के ऊपर। इनके ऊपर परफेक्ट है ये, कि सेंटीमेंट पे ही क्रैश हो जाता है। अब एक केस यूएस में होता है, उस केस में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या पैरामीटर है। अभी हल्की सी न्यूज़ आई और दे दनादन जो अदानी ग्रुप के स्टॉक हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्केट है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये डरपोक मार्केट है। अगर एग्जैक्ट वर्ड है, मार्केट हमेशा डरपोक होती है, इंडिया की नहीं, दुनिया में कहीं की भी स्टॉक मार्केट है, वो हमेशा डर से भरी हुई होती है। दे सेलिब्रेट, vilify the most data point, most insane data point। जो इनसेन डेटा पॉइंट है ना, जिस डेटा पॉइंट के ऊपर हमने कुछ करना ही नहीं है, उस पे भी रिएक्ट कर जाते हैं। और नॉट टू गेट कॉट इन अ मैडनेस, आपको उस मैडनेस में नहीं जाना है। स्टिक टू होमवर्क, ऑलवेज स्टे, मैं तो हमेशा इसी का प्रोपोनेंट हूँ, रैशनल। जो ये स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसका जो बेस है ना, हमेशा याद रखिएगा आप, स्टॉक मार्केट का बेस एक ही चीज होनी चाहिए, दैट इज रैशनैलिटी। आप स्टॉक मार्केट में तभी कामयाब होंगे जब आप रीजन से भरे हुए होंगे। हर एक एक्शन का यहाँ रीजन है, तो आपने यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा रैशनैलिटी को फॉलो कीजिए। मेरे जो मैं वीडियो लॉग्स बना रहा हूँ, उनको फॉलो करिए, नोट्स बनाइए इनके, इनको सेव करिए। उसके बाद इनको बार-बार आप देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।
आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा उसके लिए विद स्माइल आपका धन्यवाद। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग।